Hello everyone. Today we start our new book BEGC 133, that is British Literature. First we know something about this book. This book have total 4 blocks. And the first is Shakespeare Macbeth, and block number second is Thomas Hardy, Far from the Madding Crowd. And the third block is George Bernard Shaw, Arms and the Man. And the fourth block is अल्फ्रेड टेंसन, मोर्टे डे आर्थर. टोटल इसमें 4 ब्लॉक्स हैं. आज हम ब्लॉक नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे. मैं आपको चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगी विद आंसर. ये मैंने नोट्स बना रखे हैं. यदि आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, बस वीडियो देख के चले जाते हैं. यदि आपको कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें ताकि और किसी की भी हेल्प हो जाए. तो ये हमारा ब्लॉक नंबर फर्स्ट है जो कि शेक्सपियर जी ने लिखा है और मैकबेथ नाम से ये हमारा ब्लॉक है. सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताती हूँ कि मैकबेथ जो मतलब हमारे ब्लॉग का नाम है ये, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या है, कैसे क्या कुछ है इसके अंदर. तो ये ब्लॉग नंबर फर्स्ट है हमारा शेक्सपियर मैकबेथ. यूनिट नंबर फर्स्ट, मैकबेथ एंड इंट्रोडक्शन. मैकबेथ इज़ ए सेट. जो मैकबेथ है वो एक सेट है ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड में 11th सेंचुरी में ये एक सेट था मैकबेथ नाम से. इन द नॉर्थन मोस्ट रीजन ऑफ व्हाट इज़ नाउ द यूनाइटेड किंगडम. मतलब जो फिलहाल में यूनाइटेड किंगडम के नाम से, मतलब यूके के नाम से है, उसको पहले नॉर्थन मोस्ट रीजन ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता था. वहीं पे ये मैकबेथ नाम से जो सेट था वो 11th सेंचुरी में सेटअप किया गया था. तो हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की तो ये स्कॉटलैंड का किंग था डंकन. फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड का किंग था. सेकंड, किंग डंकन के 2 सन थे, मेलकोलम और डोनलबेन. ये 2 उसके सन थे. थर्ड, मैकबेथ जो हमारा मेन, मतलब हमारा जिस नाम से हमारी यूनिट है वो एक मतलब एक ब्रेव साहसी, एक जो स्कॉटलैंड का एक आर्मी का एक मतलब जनरल था. डंकन आर्मी का एक जनरल था जो बहुत ही ब्रेव था, बहादुर था. लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ थी. नेक्स्ट है बेंक्यू था जो मैकबेथ था उसका बेस्ट फ्रेंड था बेंक्यू का सन था फ्लैंस. नेक्स्ट है मैकडिफ था जिसने मैकबेथ को मारा था. मतलब ये हमारे टोटल कैरेक्टर हैं. अब मैं सबसे पहले आपको इसकी समरी कराती हूँ. ये देखिए, हम करेंगे इसकी समरी, क्योंकि मैं आपको समरी पहले क्यों करा रही हूँ, क्योंकि यदि आप एक बार स्टोरी को जान लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा उस यूनिट को अच्छे से जानना और उसके आंसर को अच्छे से समझना. इसलिए मैं आपको पहले समरी करा रही हूँ. आफ्टर ए बैटल इन स्कॉटलैंड, मैकबेथ एंड हिज फ्रेंड बेंक्यू मीट 3 विचेस. वो मेक 3 प्रोफेसेस. मतलब एक लड़ाई के बाद स्कॉटलैंड में जो मैकबेथ और उसका फ्रेंड था बेंक्यू, वो वापस आ रहे थे. तब उनको रास्ते में 3, यहाँ पे विचेस का मतलब क्या होता है, चुड़ैल मिली उनको 3, जिन्होंने 3 भविष्यवाणी की. प्रोफेसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी. उन्होंने 3 भविष्यवाणी की, जिसमें फर्स्ट क्या थी, मैकबेथ विल ए थेन. जो मैकबेथ है वो एक थेन बनेगा. यहाँ पे थेन का मतलब क्या होता है, एक फ्री लॉर्ड, मतलब एक ऐसा, मतलब राजा कह सकते हैं हम एक तरह से, एक लॉर्ड बनेगा जिसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी, बिल्कुल फ्री होगा वो. ये होता है थेन. नेक्स्ट, मैकबेथ विल बी ए किंग. जो मैकबेथ है वो एक किंग बनेगा. एंड थर्ड क्या है, बेंक्यू सन विल बी किंग्स. और जो इसके बाद जो किंग बनेगा वो बेंक्यू इसका फ्रेंड है मैकबेथ का, उसी का बेटा किंग बनेगा. ये 3 उन्होंने भविष्यवाणियाँ की. The witch's first prophecy comes true and King Duncan makes Macbeth Thane of Cawdor. मतलब कि जो पहली विश जो थी कि जो मैकबेथ एक थेन बने, तो वो कम पूरी हो जाती है. जो किंग डंकन होता है वो मैकबेथ को मतलब मैकबेथ को वो एक थेन बना देता है. और कहाँ का, कोडोर का. कोडोर एक विलेज है जो स्कॉटलैंड में है. मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे इसको समझना.
नेक्स्ट है व्हेन किंग डंकन विजिट मैकबेथ कैस्टल। कैस्टल मतलब होता है महल, आपको पता ही होगा कि जब डंकन जो राजा थे वो मैकबेथ के महल में आते हैं तो लेडी मैकबेथ परस्यूड मैकबेथ, तो मैकबेथ को वो राजी कर लेती है टू मर्डर किंग डंकन, जो किंग है डंकन हम उसका मर्डर कर देते हैं इन हिज स्लीप टू मेक द सेकेंड प्रोफेसी कम्स ट्रू। वो कहती है कि क्यों ना हम अपनी दूसरी भविष्यवाणी को भी सच कर लें और हम सोते हुए राजा को मार देते हैं। व्हेन लेडी मैकबेथ हेल्प मैकबेथ फ्रेम किंग डंकन डेड सर्वेंट्स एज द मर्डरर्स, मतलब कि जो लेडी मैकबेथ थी उसने हेल्प की मैकबेथ की फ्रेम करने में कि जो किंग डंकन है उसको उसके नौकरों ने मारा, मतलब वही उसके कातिल है, मतलब किंग डंकन के उन्होंने मतलब ऐसे पूरी उन्होंने साजिश कर ली थी। डंकन चिल्ड्रंस मेलकोलम एंड डोनाल्ड बेन लीव स्कॉटलैंड फॉर देयर ओन सेफ्टी, मतलब डंकन की डेथ होने के बाद उनकी मतलब मृत्यु होने के बाद जो डंकन के दो सन थे मेलकोलम और डोनाल्ड बेन, उन्होंने स्कॉटलैंड छोड़ दिया अपनी सेफ्टी के लिए। नाउ किंग मैकबेथ वरी अबाउट द विचेस थर्ड प्रोफेसी एंड सेंड मर्डरर्स टू किल बैंक्यू एंड हिज सन। तो देखिए मैंने लिखा नाउ किंग मैकबेथ, मतलब उनके मरने के बाद मतलब जो मैकबेथ था वो किंग बन गया, जो कि सेकंड भविष्यवाणी हुई थी। उसके बाद उसने अपनी तीसरी जो उसकी भविष्यवाणी थी उसको सच करने के लिए उसने मतलब मर्डरर्स को भेजा बैंक्यू और उसकी फैमिली को ख़त्म कर देने के लिए। एट ए बैंक्वेट का मतलब होता है भोज, मतलब जब खाना पे बैठते हैं वो भोज। मैकबेथ इज हॉन्टेड बाय विजन्स ऑफ बैंक्यूज घोस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज गेस्ट, मतलब कि जो मैकबेथ भोज मतलब खाने पे बैठा हुआ था तो जो उसको मतलब सपनों में उसके दिमाग पर एक ही बात छाई हुई थी कि जो बैंक्यू है वो उसको एज ए मतलब भूत की तरह दिख रहा था सब अपने गेस्टों के सामने। आगे देखिए मैं आपको बताती हूँ आगे क्या होता है इसमें। मैकबेथ जो होता है वो दोबारा से जाता है विचेस के पास एंड दे टेल हिम, उन्हें बताता है द ओनली पर्सन ही नीड्स टू बीवेयर ऑफ हिज मैकडफ। वो कहती है जो होती है वो मतलब जो चुड़ैल होती है वो उसको बताती हैं कि सिर्फ एक इंसान है मैकडफ जिससे उसके डरने की ज़रूरत है। तो कह रहा है कि एक वुमेन हैव गिवन बर्थ टू कैन हार्म हिम एंड ही वांट्स टू बी डिफीटेड अंटिल बर्नाम वुड मोस ही थिंक ही इज़ अनबीटेबल। उसने सोचा मतलब उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी कि सिर्फ एक तो उन्हें ऐसे इंसान से बचना है जो मतलब जो माँ के गर्भ से पैदा ना हुआ हो, और दूसरा बर्नाम वुड जो है मतलब ये एक लकड़ी का नाम है, बर्नाम लकड़ी का नाम है, उससे वो दूर रहेगा। बस सिर्फ मतलब दो चीज़ों से इनको डरने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जो किंग था मैकबेथ उसको लगा कि वो मतलब वो अब अनबीटेबल है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। वाइल मैकडफ इज़ इन इंग्लैंड, जो मैकडफ इंग्लैंड में था, कन्विंसिंग डंकन सन, उसने डंकन सन को जो मेलकोलम और था उसको उसने फाइट करने के लिए मैकबेथ के अगेंस्ट उसने उसको उकसाया या उसको राजी कर लिया। मैकबेथ हैज़ मैकडफ फैमिली मर्डर्स, क्योंकि मतलब जो मैकडफ था वो क्यों मारना चाहता था मैकबेथ को, क्योंकि मैकबेथ ने उसकी पूरी फैमिली का मर्डर करवा दिया था इसी वजह से। नेक्स्ट है मैकडफ एंड मेलकोलम अराइव इन स्कॉटलैंड, आते हैं वो अपनी आर्मी के साथ। ऑन देयर वे टू अटैक मैकबेथ कैस्टल, वो मतलब कि रास्ते में अटैक करने के लिए वो मैकबेथ के महल पर अटैक करने के लिए दे कट डाउन ब्रांचेज, वो ब्रांचेज काट के लाते हैं फ्रॉम द ट्रीज इन बर्नम वुड, मतलब वो बर्नम वुड जो लकड़ी थी उसी को काट के लाते हैं वो टू यूज़ एज कोमोलो फ्लैग व्हेन द वुड मूव्स वन ऑफ द विचेस प्रोफेसीज कम ट्रू। मतलब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि अटैक मैकबेथ के कैस्टल पर या उसके महल पर अटैक करने के लिए जो मैकबेथ मेलकोलम और जो मैकडफ था उसके जो आर्मी थी उन्होंने रास्ते में से फॉरेस्ट में से बर्नम वुड के ब्रांचेस काट ली और उनको अपने साथ लेके आए वो, और उनको मतलब यहाँ पे ये कोमलो फ्लैग का मतलब क्या होता है
कि युद्ध सामग्री या सैनिकों को शत्रु से छिपाने के काम आने वाली वस्तुएं या फिर रंग, मतलब अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए वो इस लकड़ियों को लेके आए थे। और मतलब ये बात यहाँ पे सच होनी साबित हो गई थी कि हाँ, भविष्यवाणी में जो पहले बताया गया था कि ये इन लकड़ियों से उसको दूर रहना है, और उन्हीं लकड़ियों को लेके आए थे ढाल बना के। तो लास्ट में मतलब ये अटैक कर देते हैं, जो मैकडफ होता है वो उसको मार देता है। कि मैकडफ ने उसको क्यों मार पाया, क्योंकि मैकडफ जो था वो अपनी मतलब माँ से वो सिजेरियन बर्थ हुआ था उसका, मतलब ऑपरेशन से वो हुआ था, तो इसलिए वो उसको मार पाया। और मैकबेथ फुलफिल द फाइनल प्रोफेसी, मतलब कि जो मैकडफ था उसने कंप्लीट कर दी थी कि जो मतलब लास्ट वो क्या थी भविष्यवाणी कि जो मैकडफ का जो लड़का है वो बनेगा राजा। तो मैकबेथ ने इस बात को कंप्लीट पूरा कर दिया था। मतलब ये हमारी स्टोरी है, मैंने आपको बता दिया किस टाइप से स्टोरी है। देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 कि इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे एक टॉपिक और है कि सुपरनैचुरल कैरेक्टर कौन कौन से थे मैकबेथ के प्ले में, ये चीज़ है। तो यहाँ पे सुपरनैचुरल इन द 3 विचेस, 3 भविष्यवाणी, लेडी मैकबेथ नेचर, द विज़न, मतलब जो लेडी मैकबेथ थी उसके सपने क्या थे, द घोस्ट एंड द एप्रिशिएशंस, मतलब कि एप्रिएशन का मतलब क्या होता है, प्रेत पिशाच, मतलब भूत टाइप से जो होते हैं वो। दीज आर ऑल द की एलिमेंट्स इन द प्ले, मतलब की एलिमेंट्स क्या थे इस स्टोरी में, यही थे जो मैंने आपको बताया अभी। 3 विचेस जो 3 भविष्यवाणियाँ थी, लेडी मैकबेथ का नेचर और उसके सपने जो थे, और भूत पिशाच बोल देते ना, प्रेत भूत इस टाइप से, ये चीज़ मतलब 3 यहाँ पे सुपरनैचुरल पावर थी या कैरेक्टर थे, ये बोल सकते हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, डिफाइन रेनेसांस एंड राइट ब्रीफली अबाउट इट्स ओरिजिन, कि रेनेसांस क्या होता है। रेनेसांस का मतलब क्या है, पुनः जागरण काल, ध्यान रखना। रेनेसांस का मतलब होता है पुनः जागरण काल, क्या था उसके बारे में हमको लिखना है कि कैसे उसका ओरिजिन हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट आंसर को। द टर्म रेनेसांस मीन्स रीबर्थ इन फ्रेंच, मतलब वहाँ पे रीबर्थ हो जाना फ्रेंच का। एंड हैज़ इट ओरिजिन इन द लेटिन रेनेसेंटिया, मतलब कि दोबारा से उसका बर्थ हो जाना, और इसका लेटिन भाषा से इसका जन्म हुआ है डेनिसेंटिया वर्ड से। डेनिसेंस का जन्म कहाँ से, लेटिन भाषा से हुआ है। इट वॉज यूज्ड कॉमनली टू डिस्क्राइब ए पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, मतलब ये कॉमनली किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक पीरियड है यूरोपियन हिस्ट्री का ये, डेट फॉलोज द मिडल एज, मतलब एज की बात करें तो मिडल एज का ही टाइम रहा है, इन विच द रेनेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द ओल्ड नॉलेज ऑफ ग्रीस एंड रोम बिकम एन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण, मतलब जिसको हम बना सकते हैं दोबारा से, मतलब रिन्यूअल द इंटरेस्ट इन द ओल्ड नॉलेज में हम मतलब कुछ नया चीज़ हम जोड़ दें, हम उसको दोबारा से इंटरेस्ट बना लें। ग्रीस एंड रोम का बिकम एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था यहाँ पे कि जो ग्रीस एंड रोम के हैं मतलब उसके बारे में इंटरेस्ट को, वो अपने इंटरेस्ट को रिन्यूअल कर ले, ये टाइप, ये मतलब है यहाँ पे। इन दिस पीरियड आर्ट ऑफ पेंटिंग, sculptures, architecture, literature and other aspects reached a high level that we not exceed in any other's age, मतलब कि जो ये पीरियड था रेनेसांस का जो पीरियड था इसमें आर्ट ऑफ पेंटिंग हुई, मतलब यहाँ पे स्कल्पचर्स का मतलब होता है प्रतिमाएं, वही आर्किटेक्चर हुआ, लिटरेचर हुआ, बहुत सारे तरीके से मतलब हाई लेवल पे इन चीज़ों में हमको बढ़ोतरी देखने को मिली। The Renaissance is a period in the European history that followed the Middle Age and ended in the 17th century, मतलब एक पीरियड था जो मिडल एज में आया और एंड कब हुआ, 17th सेंचुरी में। द रेनेसांस स्टार्टेड इन फ्लोरेंस, इटली का जो एक मतलब ये जगह है फ्लोरेंस, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। ए प्लेस रिच कल्चरल हिस्ट्री वेयर वेल्दी सिटीजन्स कुड अफोर्ड्स टू सपोर्ट बडिंग आर्टिस्ट, मतलब कि जो ये मतलब
जो इटली का ये प्लेस था फ्लोरेंस, यहाँ पे एक प्लेस है, मतलब ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, ये बिल्कुल रिच कल्चर हिस्ट्री रही है इस वाले प्लेस की, जहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो भी अच्छे से रह रहे हैं और वो अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं बडिंग आर्टिस्ट का, मतलब ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं बताती हूँ आपको इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में मतलब 16th सेंचुरी में ड्रामा का क्या मतलब, ड्रामा क्या क्या मतलब एग्जिस्ट करता था, क्या उसका मतलब कहे तो मतलब इसका क्या इतिहास रहा इस टाइप से। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वाले आंसर को। इन द 16th सेंचुरी थिएटर इन इंग्लैंड इवॉल्व सिग्निफिकेंटली, मतलब कि जो 16th सेंचुरी में थिएटर थे इंग्लैंड में वो बनने स्टार्ट हो गए थे, इस टाइप से हम ये बोल सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्रोबैटिक्स का मतलब होता है नाटक की कला, एंड बियर बैटिंग होता है परेशानी सहना। रिंग्स एंटरटेनमेंट स्पेस इन दिस पीरियड, मतलब कि स्टार्टिंग हुई थी नाटक की कला से, और बियर बैटिंग रिंग्स मतलब कि रिंग्स में मतलब जो नाटक करना होता है वो तो मुश्किल होता है, जैसे मतलब देखा होगा ना आपने कि मतलब रिंग्स में जो चढ़ के मतलब कलाकारी दिखाती हैं लड़कियां या फिर लड़के, मतलब इस टाइप से, तो बहुत परेशानी करने वाला होता है वो। एंटरटेनिंग स्पेस इन दिस पीरियड वेंट टू राउंड स्टेज यूज्ड बाय शेक्सपियर एंड हिज कॉन्टेम्परेरीज, मतलब जो शेक्सपियर के और उसके समकालीन जो भी थे उन्होंने एक राउंड स्टेज का यूज़ किया, मतलब अपने किसी भी नाटक के लिए उन्होंने, ड्रामा के लिए उन्होंने राउंड स्टेज का यूज़ किया। आगे देखिए, द पीरियड नोन एज द इंग्लिश रेनेसांस अप्रोक्सीमेटली 1500 टू मतलब कि 1500 से 1660 के बीच का ये टाइम था। सो ए फ्लोरिंग ऑफ द ड्रामा एंड ऑल दैट्स, मतलब ये टाइम पीरियड बता रखा है यहाँ पे 1500 से लेके 1660 तक, मतलब ये टाइम था फ्लोरिंग का, मतलब फलने फूलने के लिए, ड्रामा के लिए और सभी आर्ट्स के लिए ये टाइम था। द टर्म एलिजाबेथिन ड्रामा refers to all the dramatic works produced during the reign of Queen Elizabeth I, मतलब जो टर्म एलिजाबेथन ड्रामा यहाँ पे टर्म ली गई है एक, उसका मतलब क्या है, जितने भी ड्रामेटिकल वर्क्स हुए हैं किसके शासनकाल में, ये एक रेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है शासन। जो क्वीन थी एलिजाबेथ I जो क्वीन थी उसके शासन में जो भी ड्रामेटिक मतलब नाटक या जो भी काम हुआ है उसको ही एलिजाबेथन ड्रामा नाम दिया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब जो भी यहाँ पे वर्क हुआ ड्रामेटिक वर्क जो भी हुआ उसको स्प्लेंडेड एज कहा गया इंग्लिश लिटरेचर की, बहुत ही अच्छा टाइम था उसके लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। द थिएटर वर इंट्रोड्यूस बाय रोमन्स इन ब्रिटेन में किसने इंट्रोड्यूस कराया था, रोमन्स ने इंट्रोड्यूस कराया था थिएटर्स को। दीज वर सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ वुड इनिशियली एंड लेटर रीबिल्ड इन स्टोन, मतलब स्टार्टिंग में तो जो सेमी सर्कुलर टेबल्स यूज़ की थी जो कि लकड़ी का बनाया गया था, बट बाद में पत्थरों से बनाया गया था थिएटर्स को। दे वर ओपन टू द एयर, हवा के लिए इनको खुला छोड़ दिया जाता था ऊपर से। रेड लॉयन थिएटर वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जो रेड लॉयन थिएटर है ये यहाँ पे एक थिएटर का नाम बता रखा है, ये सबसे पुराना था। अदर वर द थिएटर रोज थिएटर एंड स्वान थिएटर, ये यहाँ पे कुछ और थिएटर्स के नाम बता रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम कराते हैं आपको सेकंड चैप्टर नंबर, ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है मैकबेथ पार्ट 1, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें से हमारा एक ही चैप्टर मतलब एक ही हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा देती हूँ अभी। क्रिटिकली एनालाइज एनी वन सोलिक्वी बाय मैकबेथ, कि मैकबेथ की कोई भी एक सोलिक्यू का मतलब होता है आत्म भाषण जो उसने खुद से दिए थे, मतलब जो उसका हम कह सकते हैं तो उसका मतलब डायलॉग जो उसने एक्ट किया उस टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। इन द सोलिक्यू इन सीन 7, मतलब यहाँ पे हम सीन 7 के कोई भी एक बता रहे हैं।
जो कि एक्ट 1 था। मैकबेथ स्पीक ऑफ हिज स्टेट ऑफ माइंड, मैकबेथ अपने स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात कर रहा है। ही लुक्स कन्फ्यूज्ड दिख रहा है, एंड फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू शॉर्ट आउट हिज थॉट्स, और वो कोशिश कर रहा है और कन्फ्यूज्ड है वो कि कैसे वो अपने थॉट से बाहर निकले। मैकबेथ थिंक्स ऑफ गुड एंड ईवल, मैकबेथ अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोचता है कि उसने क्या अच्छा काम किया और उसने बुरा काम किया है। इन दिस सोलिक्यू मैकबेथ पॉइंट्स टुवर्ड्स द किंग्स वर्चुअस नेचर, मतलब इस वाली मतलब सोलिक्यू में जो मैकबेथ है वो पॉइंट्स करता है, मतलब ध्यान आकर्षित करता है जो किंग्स का जो वर्चुअस नेचर था, मतलब जो धार्मिक जो उसका नेचर था उसके राजा का, उसके बारे में। एनी अटैक ऑन द वर्चुअस किंग विल इवेंट्स ए रिएक्शन इक्वली हॉरिफिक, वो कह रहा है किसी भी धार्मिक मतलब जो राजा है उसके ऊपर अटैक करना तो मतलब यह जताना है कि मतलब एक रिएक्शन है वो बिल्कुल हॉरिफिक मतलब भयावह डरावने के बराबर है उस किसी भी एक धार्मिक राजा पर अटैक करना। इन मैकबेथ सेकंड सोलिक्यू ही वरीज अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मर्डर एंड वंडर्स इफ ही रियली हैज़ द नर्व्स टू किल किंग डंकन, मतलब जो मैकबेथ वो सेकंड उसके सोलिक्यू उसका आत्म भाषण क्या है कि वो चिंता कर रहा है, वो वरीड है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि क्या परिणाम होगा उसके जो उसने मर्डर किया है उसका, और वो बहुत मतलब वंडर्ड है, मतलब बहुत ही वो आश्चर्य में है कि क्या मतलब वो नर्व है किंग डंकन के मर्डर को लेके, वो बहुत ही आश्चर्यचकित है क्या रियली में उसने उसको मार दिया है, मतलब इस तरह से वो सोच के घबरा रहा है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेवरल लाइन्स ऑफ द सोलिक्यू आर कंपोज्ड ऑफ मैकबेथ डिज़ायर टू सिंप्लीफाई, डू द डेथ एंड गेट इट ओवर विद एज्यूमिंग दैट द मर्डर वुड बी एन एंड इटसेल्फ। तो मतलब जो फर्स्ट स्टार्टिंग की कुछ लाइन है उसके सोलिक्यू में, उसके आत्म संभाषण में या भाषण में, वो क्या कंपोज करती हैं, मैकबेथ की वो डिज़ायर को दिखाती है, उसकी वो इच्छा को दिखाती हैं कि कैसे मतलब उसने राजा को मारा एंड कैसे वो मतलब एज्यूम कर रहा है कि उसको मतलब वो मर्डर करने के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि उसने एंड इटसेल्फ कि उसने खुद को ही ख़त्म कर लिया हो। हाउएवर इस प्रकार मैकबेथ विल नो that there will be long reaching consequences and that committing murder is not a simple task, और लास्ट में मैकबेथ अच्छे से जान जाता है कि एक लॉन्ग रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि ये एक बहुत मतलब बाद में मेरे को इसका परिणाम मिलेगा, मतलब किसी का मर्डर करना कोई सिंपल बात तो होती नहीं है, तो ये चीज़ बता रखी है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ जो मैकबेथ की सोलिक्यू की लिस्ट, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको एक कराया है क्योंकि उन्होंने कहा था किसी भी एक काम को क्रिटिकल एनालाइज करना था, तो मैंने आपको सीन नंबर 7 कराया था, ये वाला एक्ट नंबर 1 और सीन नंबर 7, ये मैंने आपको बताया था। इसके बारे में मैंने मतलब इस टाइप से है ना पूरा मतलब हम कहें ना तो मैकबेथ नाम से नाटक की पूरी बुक है एक, मतलब यदि आप देखोगे नेट पे तो आपको पूरी बुक दिखेगी, बट यहाँ पे वो टोटल मतलब 4 यूनिट्स में उन्होंने पूरा मतलब डाल रखा है इसको, तो मतलब एक तरीके से कहें तो मतलब मुश्किल तो होता ही है, घोच सा मच गया है मतलब, तो मतलब कि यहाँ पे टोटल हमको यहाँ पे 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में हमको कंप्लीट कर लेना है इसको। तो मतलब यहाँ पे मैंने आपको सीन नंबर 7 और एक्ट नंबर फर्स्ट का मैंने आपको यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज कराया था, और यहाँ पे लिस्ट है कि मैकबेथ की जो सोलिक्यूज थी तो वो टोटल 7 थी। द 7 सोलिक्यू डेट मैकबेथ स्पीक स्पैन ऑल 5 एक्ट, टोटल एक्ट थे 5, ध्यान रखना टोटल एक्ट थे 5 और टोटल सोलिक्यू थी 7, तो ये चीज़ हमको थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। तो इनमें से कोई भी वो आपसे पूछ सकता है मे बी, बट इतना मतलब ऐसे डायरेक्टली वो पूछेगा नहीं, मैं अगर वो किसी एक का ही पूछता तो मैंने आपको एक बता दिया है। इसके अलावा यदि आप नाम भी याद रख लोगे तो आपको इजी हो जाएगा, उसके बारे में लिखना बना के आप आराम से उसके बारे में लिख पाओगे। तो फर्स्ट एक्ट नंबर 1 है, ये 2nd 3rd इसको देख लेना एक बार आप, यहाँ पे 1st और 2nd ये दोनों मतलब एक्ट नंबर 2nd और जो 3rd वो दोनों सीन नंबर 1 के हैं, एक्ट नंबर 4th भी सीन नंबर 1 का ही है, और ये दोनों एक्ट नंबर 5 के हैं। यदि हम बात करें तो हमने यूनिट नंबर 2 में जो हमने किया है उसमें हमने सिर्फ एक्ट नंबर 1 और 2 किया है ओनली, तो कौन सा एक्ट किया है यहाँ पे, सिर्फ एक्ट नंबर 1 और 2 हमने यहाँ पे सिर्फ ये वाले 3 किए हैं, मतलब इस वाले यूनिट में हमने।
नेक्स्ट यूनिट में हम ये सारे पढ़ेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम करते हैं अब हमारे नेक्स्ट यूनिट। ये देखिए यूनिट नंबर 3, मैकबेथ पार्ट 2। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द 3 एक्ट्स, एक्ट 3 3rd, 4th एंड 5th। मतलब हम यहाँ पे 3 एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे 3rd, 4th एंड 5th में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, बैंक्वेट सीन क्या था इन मैकबेथ में, ये बताना है हमको। द बैंक्वेट सीन इन मैकबेथ, ये सीन नंबर 4th है एक्ट नंबर 3 का। ये ध्यान रखना थोड़ी, क्योंकि यदि हमको ये अच्छे से पता होगा तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। टेक्स प्लेस एट द रॉयल हॉल ऑफ स्कॉटलैंड में ये मतलब किया गया था ये वाला ड्रामा। विद द बैंक्वेट रेडी सेलिब्रेटिंग मैकबेथ कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब होता है राज तिलक करना। तब ये सीन कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब मैकबेथ का वहाँ पे राज तिलक हो रहा था तो उस टाइम ये सीन लिया गया था, और ये सीन नंबर 4th है जो एक्ट नंबर 3 से लिया गया है। इसी को बैंक्वेट सीन कहा गया है। द बैंक्वेट सीन इन मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट मूविंग सीन है ये, एंड एज फार एज द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ इन कंसर्न्ड इट इज़ ट्रिमेंडस इन इट्स ड्रामेटिक इम्पैक्ट एंड इंटेंसिटी। मतलब कि ये एक मतलब ट्रेजेडी थी मैकबेथ की कि वो मतलब इस टाइप से राजा बना, क्योंकि उसको ये बताया था कि लास्ट मतलब उसके बाद तो मतलब उसको मरना ही है, क्योंकि जो उसका फ्रेंड था मैकडफ का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। द सीन इज साइमल्टेनियसली द हाई पॉइंट्स ऑफ मैकबेथ रेन। मतलब रेन का मतलब बताया था आपको, ये शासन होता है इसका मतलब कि जो मैकबेथ का जो शासन था, एंड द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल, मतलब जैसे ही राजा बना उसके साथ ही उसका गिरना तय हो गया था, मतलब उसका डाउनफॉल होना भी तय था। द बैंक्वेट सीन इन मैकबेथ मार्क्स 2 ऑफ द मोस्ट विटल चेंज। उसमें 2 विटल चेंज हुए हैं। विटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण। 2 चेंज हुए थे। फर्स्ट क्या है, मैकबेथ बिहेवियर चेंज हुआ था। सडन चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, मतलब यहाँ पे बहुत ही मतलब अचानक से चेंज आया था मैकबेथ और उसकी वाइफ के बीच में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राइट ए क्रिटिकल एनालाइज ऑफ द स्लीप वॉकिंग सीन इन मैकबेथ। ये एक स्लीप वॉकिंग सीन क्या था मैकबेथ में, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। द स्लीप वॉकिंग सीन ओपन विद ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 कैरेक्टर मेकिंग देयर फर्स्ट अपीयरेंस। मतलब जो स्लीप वॉकिंग सीन था वो एक कॉन्फ्रेंस में ओपन होता है बिटवीन 2 कैरेक्टर्स के बीच में, मेकिंग देयर फर्स्ट अपीयरेंस, जो अपने अपीयरेंस को दिखाते हैं। द डॉक्टर ऑफ द फिजिक्स, डॉक्टर होता है फिजिक्स का, एंड द वेटिंग जेंटल वुमेन, और एक लेडीज़ होती है जो कि वेट कर रही है। द जेंटल वुमेन इंडिकेट्स लेडी मैकबेथ है वो हैज़ वॉक्ड इन हर स्लीप। जो लेडी मैकबेथ है वो मतलब नींद में चलने लग गई है, इस टाइप से यहाँ पे ये बात है। ये एक्ट नंबर 5 का सीन नंबर 1 है, द स्लीप वॉकिंग। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ हमको याद रखनी ही होगी। इन दिस सीन लेडी मैकबेथ इज़ गिल्ट पर्सनोफाइज्ड। मतलब लेडी मैकबेथ थी वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उन्होंने राजा को मार दिया था, इसी वजह से। शी इज़ सो गिल्टी शी कैन नो लॉन्गर गेट गुड रेस्ट। उसको यहाँ तक कि इतनी गिल्टी थी वो कि वो उसको चैन भी नहीं था। एंड हिज स्लीप वॉकिंग, और वो अपनी नींद में भी चलती रहती थी। द स्लीप वॉकिंग सीन इज़ ए लॉजिकल आउटकम्स ऑफ द प्रीवियस मेंटल स्टेट। मतलब जो स्लीप वॉकिंग जो सीन है लॉजिकली यदि हम बात करें तो वो मेंटल स्टेट के बारे में बता रहा है। लेडी मैकबेथ हैज़ नन ऑफ द यूजुअल फिनोमिना ऑफ स्लीप, मतलब उसका सोने का कोई तरीका नहीं रहा था। बट शी डज शो विद ए स्टार्लिंग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब वो एक मतलब शो कर रही थी एक एक्यूरेसी ऑल द सिम्टम्स ऑफ हिस्टेरिकल सोमनबुलिज्म। मतलब कि इसका मतलब होता है, हिस्टेरिकल का मतलब होता है अत्यंत उत्तेजित, मतलब बहुत तेज़ी से जो चीज़ बढ़ती है उस टाइप से। और सोमनबुलिज्म तो आपको पता ही है, नींद में चलना। मतलब उस चीज़ को ये सिम्टम्स थे, दिखा रहा था कितनी तेज़ी से मतलब वो नींद में चलने लग गई थी। द मोस्ट ट्रेजिक पार्ट्स ऑफ हिज पनिशमेंट इज़ डेट। एक बहुत ही मतलब उसकी पनिशमेंट क्या रही इस मतलब ट्रेजिडी के पीछे,
वो हैड साइंड सो डीपली फॉर हर हस्बैंड सेक ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हिम एंड डाइज इन लोनली आइसोलेशन। मतलब उसके लिए क्या रहा यहाँ पे, मतलब जो उसने पाप किया था ना, साइंड का मतलब होता है पाप करना, मतलब उसने उसको इतनी बुरी तरीके से मतलब उसको डीपली उसको हर्ट किया था कि जो उसका हस्बैंड था उसने उसको छोड़ दिया था अकेला मरने के लिए। मतलब उसके हस्बैंड ने उसकी कोई खबर नहीं ली थी, इसी वजह से। हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। ये है हमारी यूनिट नंबर 4 मैकबेथ क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज। मतलब इसके बारे में हम थोड़ा क्रिटिकली पढ़ लेते हैं। शेक्सपियर मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एक्लेम्ड प्ले। मतलब ये नाटक है जो एक बहुत ही अच्छा प्ले है शेक्सपियर जी का। इट हैज़ रिसीव्ड क्रिटिकल कमेंट्स सिंस द अर्ली 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी में तो इसको क्रिटिकल कमेंट्स मिले थे बहुत सारे इस वाले प्ले को। कब मिले थे इसको क्रिटिकल मतलब इसको ये मिले थे इसको 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड द 4th विचेज। तो लेडी मैकबेथ हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड द 4th विचेज उसने भी कही थी, बिकॉज शी यूज वन ऑफ डेट डज नॉट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ नॉर्मेटिव सोसाइटी। क्योंकि उसने मतलब यदि हम एक तरीके से कहें तो चौथी भविष्यवाणी मतलब क्या हुई कि लेडी मैकबेथ के लिए हुई कि मतलब उसने मतलब अपने नॉर्मेटिव्स जो मतलब मानक थे अपनी सोसाइटी के उसने वो फॉलो नहीं किए, मतलब उसने अपने राजा को ही मरवा दिया। तो मतलब उसके लिए भी एक भविष्यवाणी साबित हुई। द फ्रीडम इन चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट शी मेक हिज ओमन इज ओनली सीन इन द सुपर नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द विचेस। मतलब जो उसकी आज़ादी की चॉइस थी तो मतलब उसने ही उसको ऐसा बना दिया कि वो उसको उसके बारे में भी सुपर नेचुरल वर्ल्ड ऑफ विचेस में बात की गई। विचेस इन मैकबेथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जो विचेस थी मतलब जो भविष्यवाणी थी उनका भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस मैकबेथ प्ले में। विचेस आर सम ऑफ द मोस्ट इंट्रिग्यूइंग कैरेक्टर। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है साजिश करना या साजिश का, मतलब एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था मैकबेथ। इसमें जो भविष्यवाणियाँ हुई वो मतलब कुछ बहुत ही मतलब साजिश थी मैकबेथ के कैरेक्टर के लिए। एंड दे हैव ड्रॉन ए लॉट ऑफ अटेंशन। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन ली मैकबेथ के प्ले में इन भविष्यवाणियों ने। दे लिट द फायर इन मैकबेथ। उन्होंने एक आग जला दी थी मैकबेथ के अंदर, एक आग मतलब जगा दी थी। टू मेक हिज ड्रीम ए सक्सेस, उसके सपने को सच बनाने के लिए। टू बी द किंग बाय किलिंग किंग डंकन। मतलब जो भविष्यवाणियाँ थी इन्होंने ही तो मतलब मैकबेथ के अंदर ये आग जगाई थी कि हाँ वो यदि यदि वो किंग डंकन को मार देगा तो वो राजा बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मेन मतलब जो यहाँ पे मतलब साजिश थी या जो कहानियाँ हुई जो शो के पीछे मेन मोटिव क्या था विशेष थी वो थी भविष्यवाणियाँ, जिन्होंने सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था मैकबेथ को। तो ये मैंने आपको करा दी है फर्स्ट यूनिट हमारी। इसमें मैंने आपको समरी बताई कि समरी कि कैसे क्या कुछ होता है इस पूरी मतलब प्ले में। मतलब ये एक प्ले है जो स्कॉटलैंड में मतलब किया गया था प्ले, और कहाँ पे किया गया था, स्कॉटलैंड में 11th सेंचुरी में किया गया था। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये यूनाइटेड किंगडम जो फ़िलहाल में है, और उस टाइम पे नॉर्थन मोस्ट रीजन था स्कॉटलैंड का। मतलब वहाँ पे ये प्ले किया गया था, इस प्ले को एक्ट किया गया था। इसके कैरेक्टर्स थे जो मैंने आपको बताया, इसके कैरेक्टर कौन कौन से थे। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया है मैकबेथ प्ले में। उसके बाद हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था डिफाइन रेनेसेंस की पुनः जागरण काल क्या होता है, ध्यान रखना। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनः जागरण काल, और इसका कैसे इसका ओरिजिन हुआ है मैंने आपको उसके बारे में ये बताया। नेक्स्ट हमने किया था कि वर्ल्ड ऑफ ड्रामा क्या था 16th सेंचुरी में, ये मैंने आपको कराया। इसके बाद हमने किया था चैप्टर नंबर 2 मैकबेथ पार्ट 1, जिसमें हमने एक सोलिक्वी की हमने क्रिटिकल एनालाइज किया था। देन मैंने आपको यहाँ पे मैकबेथ सोलिक्वी की लिस्ट भी दिखाई थी कि कैसे कैसे उसके एक्ट हैं और कैसे मतलब कितने उसमें सीन दिखाए गए हैं। और हमने इस यूनिट 2 में हमने एक्ट नंबर 1 और 2 ही पढ़ा था सिर्फ। नेक्स्ट हमने किया यहाँ पे पढ़ा हमने यूनिट नंबर 3 मैकबेथ पार्ट 2। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें सिर्फ 3 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, 3rd, 4th एंड 5th।
तो उसमें हमने फर्स्ट तो हमने किया था द बैंक्वेट सीन इन मैकबेथ किया था, ये मैंने आपको अच्छे से कराया, इसको आप देख लेना। इसके बाद मैंने आपको कराया स्लीप वॉकिंग सीन, मतलब इन दोनों सीनों में से आपको एक सीन देखने को ज़रूर मिलेगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से कर लेना। देन हमने क्या क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज मैकबेथ का, कि मैकबेथ रिस्पॉन्स में कैसे क्या कुछ रहा, मतलब क्या इसके बारे में हम क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी यहाँ पे। और लास्ट में मैंने आपको समरी कराई, मतलब समरी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करा दी थी ये। तो इस समरी में तो आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टोरी क्या है, किस टाइप से ये प्ले था। बहुत इजी है, यदि आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो हो जाएगा। इसमें मुश्किल रहने वाली है तो जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसमें भी व्याख्या आएंगी, एक्सप्लेनेशन आएगी जो हमको करनी होगी पैराग्राफ्स की, तो वो पोर्शन थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके लिए ईजी बना के आपको उसकी वीडियो डाल दूँ। तो आप इसको एक बार आप अच्छे से धीरे धीरे इसको स्टडी करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि हमारा इसका पेपर 31 दिसंबर को है और ये भी हमारा 100 मार्क्स का पेपर आएगा हमारा ये। तो ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, यदि आप धीरे धीरे अच्छे से स्टडी कर लोगे तो हो जाएगा। बट जहाँ तक मेरे को लगता है ये हमारा मुश्किल रहने वाला है पेपर, तो इसलिए अच्छे से स्टडी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। यदि आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।